एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया को रैंक मिली है थर्ड। मतलब इंडिया पूरे जो एशिया पैसिफिक है उसमें थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। ये इंडेक्स निकाला जाता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा और ऐसा पहली बार हुआ है इस साल 2025 में जब भारत को मेजर पावर का जो दर्जा है वो प्राप्त हो चुका है। अब ये केवल यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से पीछे है। तो क्या है रिपोर्ट, किस बारे में है, क्या ये केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ को नापती है, इसमें और सारी चीजें हैं। और आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि एशिया पावर की बात हो रही है तो यहाँ पे यूएसए क्या कर रहा है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम कुछ की फाइंडिंग देखते हैं। तो इसमें इंडिया को अब जो है नया स्टेटस मिला है, मतलब इंडिया बन गया है मेजर पावर। मेजर पावर उन कंट्रीज को कहा जाता है जिनका स्कोर 40 या फिर उससे ऊपर होता है। तो इस बार जो इंडिया का स्कोर है वो 40 आउट ऑफ 100 आया है, इसलिए इंडिया मेजर पावर बना है। इससे पहले 2024 में इंडिया का स्कोर था 39.1, तो इस वजह से इंडिया को मिडिल पावर का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब इंडिया क्या हो चुका है, मेजर पावर। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो पहले जो टॉप के 2 देश हैं उसमें और इंडिया में काफी भारी गैप देखने को मिलता है। मतलब इंडिया के 40 नंबर है, वहीं पे आप यूएसए को देखें तो 80.5 और चाइना को देखें तो 73.7। मतलब यूएसए चाइना में तो गैप काफी कम है। लेकिन अगर आप केवल चाइना से कंपेयर करें इंडिया को तो ये गैप जो है 33.7 पॉइंट का गैप आता है। तो आप ऐसे समझिए कि गैप ऐसा नहीं कि आप अगले साल तक इसको फिल कर लेंगे। या तो चाइना बहुत नीचे है और इंडिया को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कई सारी चीजों में, जिसके बाद जो है इंडिया इस गैप को फिल कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये इंडेक्स आखिर है क्या। तो ये इंडेक्स जैसा मैंने आपको पहले बताया लो इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाला जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। कहाँ पे स्थित है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और ये इवेल्युएट करता है 27 कंट्रीज को जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में है। ध्यान रखिएगा, केवल एशिया नहीं, यहाँ पे पैसिफिक की भी बात हो रही है। इसीलिए इस इंडेक्स में जो इंडिया और आसपास के जो इसके इलाके हैं वो तो आते ही आते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है। इसके साथ साथ चूंकि जो यूएसए के कुछ इलाके पैसिफिक ओशियन से लगते हैं वेस्ट में, तो यहाँ पे यूएसए को भी काउंट किया जाता है। और अगर हम नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पे रूस भी आता है। तो अगर आप देखेंगे इस इंडेक्स को तो दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं, अगर केवल हम यूरोप और अफ्रीका को हटा दें तो लगभग जो सारी कंट्रीज आती हैं वो इसमें रैंक हो जाती हैं। अब इसमें जो रैंकिंग है वो टोटल 8 थीमेटिक मेजर्स पे होती हैं, या फिर ऐसा समझिए इसके 8 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे रैंक होता है। तो इसके जो 4 पैरामीटर वो रिसोर्स को बताते हैं कि किस रिसोर्स पे रैंकिंग हो रही है, और 4 पैरामीटर इन्फ्लुएंस के आधार पे रैंक करते हैं। तो इसके जो रिसोर्स हैं उसमें आता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रेजिलियंस और फ्यूचर रिसोर्सेज। और इनको जो वेटेज दिया गया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका जो इकोनॉमिक जो पूरे रिसोर्सेज का वेटेज है वो 55% का है। वहीं पे इन्फ्लुएंस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिफेंस नेटवर्क, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस आता है। इनको भी इस तरीके से वेटेज दिया गया, तो इसका जो वेटेज आता है 45% का आता है। तो टोटल 8 को मिलाकर के 100% का वेटेज आता है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई देश है जो कल्चरल इन्फ्लुएंस में बहुत टॉप करे लेकिन इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में बहुत कम काम कर रहा है तो उसका स्कोर वैसे भी आगे जाने वाला नहीं है। तो इस आधार पर रैंकिंग होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे लोवी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। उसके माध्यम से हम समझते हैं कि इंडिया ने कहां पे अच्छा किया और कहां पे इंडिया यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये आ चुके हैं हम इस वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे दिखेगा टॉप पे यूएसए है, आप 80.5, यहाँ पे चाइना और थर्ड पे आपका आता है इंडिया। उसके नीचे कौन है, जापान, और 5वें नंबर पे आता है रशिया, है ना। तो इंडिया मेजर पावर है और हमको थोड़ा इंडिया के बारे में ही ज्यादा चीजें समझनी है। तो मैं इंडिया पे अगर क्लिक करूंगा तो ये बता देगा कि इंडिया का जो पॉइंट है पिछले साल से 0.9 जो है गेन किया गया, लगभग 2% का चेंज हुआ है ओवरऑल स्कोर में, और इंडिया के 40 पॉइंट से आते हैं। और यहाँ पे ये बता रहा है कि इंडिया का जो रैंक है वो थर्ड रैंक है, किसमें, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में और फ्यूचर रिसोर्सेज में इंडिया को थर्ड रैंक मिला है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया का जो वीकेस्ट मेजर है वो है डिफेंस नेटवर्क का। तो अगर मैं इस रिपोर्ट में और नीचे आऊंगा तो आपको यहाँ पे एनुअल चेंजेस देख, इसका मतलब ये मत समझिए जैसे फ्यूचर रिसोर्सेज में इंडिया के इतना पॉइंट है मतलब इंडिया नीचे है, नहीं। पिछले साल की तुलना में ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने कहां पे कितना गेन किया है। तो आप देखेंगे कल्चरल इन्फ्लुएंस में इंडिया ने गेन किया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी में गेन किया है। और जब मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात है तो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जिक्र यहाँ पे आता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में गेन हुआ है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में गेन हुआ है,
और फिर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में गेन हुआ है। पिछले साल की तुलना में फ्यूचर रिसोर्सेज में, रेजिलियंस में और डिफेंस नेटवर्क में कमी देखने को मिली है। फिर यहाँ पे बताता है कि इंडिया का जो बायलैटरल जो इन्फ्लुएंस है, खास तौर पे जैसे अगर आप ट्रेड की बात, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप ऐसे यहाँ पे मेजर कर सकते हो। जैसे अगर आप ट्रेड की बात कर रहे हो तो ट्रेड जो है इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें बता रहे हैं कौन सी ऐसी कंट्री जिससे इंडिया इन्फ्लुएंस होता है, जो इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चाइना है, जहाँ से इंडिया का ट्रेड होता है ज़्यादा, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएई है, और फिर रशिया है, यहाँ से इंडिया का ज़्यादा ट्रेड होता है, मतलब इंडिया यहाँ से सामान खरीदता है। फिर इंडिया से कौन सी कंट्रीज जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, मतलब इंडिया किनको इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है? नेपाल, श्रीलंका, रशिया, बांग्लादेश और म्यांमार इनको इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरह आप कोई भी यहाँ पे मेजर ऐसे जैसे इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टिक करूँ तो सबसे ज़्यादा जो कंट्री इन्फ्लुएंस करती है इंडिया को वह है यूएसए, फिर आता है जापान। तो इन्फ्लुएंस करने का मतलब यही कि यहाँ से इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। बाकी इंडिया किस देश को इन्फ्लुएंस करे वो यहाँ पे आता है। तो ऐसे आप अलग अलग यहाँ पे मेजर्स को ऐसे मतलब जो भी इसमें अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उस पे जा करके आप टिक करके देख सकते हैं कि कहाँ पे इंडिया को सपोर्ट, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है और किसे इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ऐसे आप समझिए। फिर अगर मैं नीचे आता हूँ तो अब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर दिखाता है कि इंडिया का जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर है वो थर्ड है। पिछले साल भी इंडिया थर्ड ही था, इस साल भी थर्ड है, लेकिन पिछले साल और इस साल में अंतर बस इतना है, पिछले साल इंडिया मिडिल पावर था, इस साल इंडिया मेजर पावर है। इसमें इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है उसको थर्ड रैंक मिला है, मतलब इंडिया का स्कोर आप देखेंगे +1 है। जापान को पीछे छोड़ा है इंडिया ने इकोनॉमिक कैपेबिलिटी में। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ये बताते हैं इकोनॉमिक जो साइज है, ट्रिब्यूट है, और अगर आप इस पे क्लिक करोगे जिसके जो सब कैटेगरीज हैं वो आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया ने कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा सुधार किया। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी में भी इंडिया 11th पोजीशन पे, पिछले साल से दो स्थान का यहाँ पे गेन किया है इंडिया ने। वहीं पे मिलिट्री कैपेबिलिटी में इंडिया 4th स्थान पे है, और 4th स्थान में भी आप देखेंगे तो इसमें जो आर्म्ड फोर्सेज वाला है ना उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा जो आर्मी अगर पर्सनल की बात करें मिलिट्री और पैरा मिलिट्री मिला करके तो इंडिया में यहाँ पे आते हैं नंबर 1। चाइना को भी पीछे यहाँ पे छोड़ा हुआ है, नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया है। तो इसमें जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको लेकर के इंडिया का काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं पे एशियन मिलिट्री पॉस्चर की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। और अगर आप इसको और फर्दर क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो ग्राउंड फोर्सेज डिप्लॉयमेंट है सेकंड नंबर पे है, नेवल डिप्लॉयमेंट जो है वो 4th नंबर पे आती हैं। तो इंडिया जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोर कर रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें रेजिलियंस की, कि जो क्या बताता है कि अगर आपके देश पे किसी तरह का संकट आता है तो आप उसे कितनी जल्दी जो डिटर कर सकते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे पोटेंशियल थ्रेट हो, वो आपका जो देश है कितना उसको जो है कैपेसिटी रखता है उसको झेलने की, है ना। तो उस पावर को बताता है। तो उसमें इंडिया 4th नंबर पे रैंक करता है। फ्यूचर रिसोर्सेज में कि आने वाले समय में जो फ्यूचर इकोनॉमी है, मिलिट्री है, डेमोग्राफिक रिसोर्सेज है, उसमें इंडिया 3rd नंबर पे रैंक करता है। इसको आप फिर फर्दर क्लिक करेंगे तो आपको और डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो इसमें इंडिया की 9th रैंक है। तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि इंडिया की रैंक में सुधार हुआ है। मतलब पिछले साल इंडिया की 10th रैंक थी, इस साल इंडिया की 9th रैंक है। मतलब ये बताता है कि आपका जो बाकी देश हैं उनके साथ कैसा ट्रेड रिलेशनशिप है, रीजनल ट्रेड रिलेशनशिप कैसा है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आपकी कैसी है बाकी देशों के साथ। तो अभी आप ये भी देख रहे होंगे कि आने वाले जो अभी समय चल रहा है 2025 का, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है यूएसए वगैरह को लेकर। यूएसए बहुत बड़ा बाजार है भारत के लिए, तो वो अगर सही होगा तो इसमें और रैंक सुधार होगी। वहीं पे इंडिया का जो मेजर कंसर्न है वो डिफेंस नेटवर्क को लेकर के, कि इंडिया इसमें 11th रैंक पे आता है। पिछले साल से इसकी रैंक क्या है, 2 और कम हो गई है। मतलब ये बताता है कि आपका जो डिफेंस जो टाइज हैं वो कैसा काम कर रहा है, जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो कैसे काम कर रही है, कि आप कितने देशों के साथ, आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो आपके पीछे कितने देश खड़े होते हैं, आपको कौन कौन सपोर्ट करे, आपकी मिलिट्री या फिर आपकी जो आर्मी है या फिर आपका जो देश है वो कौन कौन सी ट्रीटीज के अंतर्गत आता है, कौन कौन से अलाइंसेज में आता है, उसके अनुसार ये होता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं पे डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में इंडिया 4th नंबर पे है, और कल्चरल इन्फ्लुएंस में भी इंडिया 4th नंबर पे आता है। तो आपको ये मैंने 8 पैरामीटर दिखाए हैं। अब कुछ तो हैं इसमें इंडिया की स्ट्रेंथ है ना, और कुछ है इंडिया की वीकनेसेस, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये रिपोर्ट समझ में आ जाएगी। अब अगर हम बात करें इंडिया की स्ट्रेंथ की, तो जैसा मैंने कहा इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इंडिया की रैंक 9th जरूर है, लेकिन पहले से ये रैंक क्या है, बढ़ रही है। इंडिया की 9th रैंक आ रही है, लेकिन पॉजिटिव मूव ये इंडिया के लिए है, क्योंकि अगर इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो इंडिया को अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो है इस रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया बना है यूएसए के बाद। मतलब
यूएसए है सबसे पहला, दूसरे नंबर पे ज्यादातर लोग इंडिया में आ रहे हैं, चाइना को ओवरटेक किया है इंडिया ने। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है इंडिया की वो काफी ज्यादा इसमें सुधार है। और वहीं फ्यूचर रिसोर्सेज में इंडिया के क्या है, एक कह सकते हैं कि ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे यहाँ जो यूथ पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, वो उसकी संख्या ज्यादा है हमारे यहाँ। एक तो जनसंख्या में हम सबसे ज्यादा देश हैं, लेकिन उसमें जो जनसंख्या है उसमें यूथ का नंबर सबसे ज्यादा है। और ये जो एडवांटेज हमें देता है, बाकी जो देश हैं जैसे चाइना और जापान में एजिंग की प्रॉब्लम अब आ रही है, वहां पे जनसंख्या, जैसे चाइना में जनसंख्या तो ज्यादा है, इंडिया से सेकंड पोजीशन पे ही है, लेकिन यहाँ पे जो लोग अब हैं वो ज्यादातर बूढ़े हैं। वहीं जापान में भी देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर तो थोड़ा ज्यादा संकट है, यहाँ पे जनसंख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या है उसमें बूढ़े व्यक्तियों का जो नंबर है वो ज्यादा है ना। और इस वजह से यहाँ पे जो जन्म दर है वो उसमें भी कमी देखने को मिलती है। कई बार तो इनकी जो बर्थ रेट है निगेटिव में भी चली जाती है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे इटली हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा शादियाँ वगैरह भी करना प्रेफर नहीं करते हैं, इसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एरिया ऑफ कंसर्न की, तो इसमें जो डिफेंस नेटवर्क है इसमें इंडिया जो है 11वें नंबर पे है। पिछले साल से भी इसमें रैंक क्या इंडिया कम हुई है। इसका सीधा सीधा रीजन यही है कि इंडिया थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम करता है, और जितने मिलिट्री लाइंसेज हैं जैसे जो यूएसए का हो गया, नाटो हो गया, उसमें भी इंडिया नहीं जाएगा। रशिया के साथ जो है जो अलायंस उसमें भी इंडिया जाएगा नहीं। इंडिया क्या कहता है अपने आप को गुट निरपेक्ष, मतलब हम किसी भी एक तरफ नहीं है, किसी भी एक देश के साथ नहीं है, हमारा अपना लक्ष्य, हम एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे रहते हैं। तो इस वजह से जो डिफेंस नेटवर्क वाला क्षेत्र है इसमें इंडिया की जो रैंक है 11 है। हालांकि ऐसा नहीं कि इंडिया के टाइज नहीं है, इंडिया के टाइज जैसे क्वाड हो गया जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक साथ ऐसे काम करते हैं मिलकर, ऐसे बहुत सारे टाइज हैं, लेकिन ऐसे मेजर टाइज नहीं है जो इंडिया को। अब ये भी है कि ऐसा अभी है नहीं, और आने वाले समय में भी ऐसा अगर इंडिया की पॉलिसी में चेंज नहीं आता न्यूट्रल स्टैंस में, तब ऐसा होने की चांसेस भी कमी है। अगर हम बात करें इसमें इन्फ्लुएंस गैप जो है वो ज़्यादा देखने को मिला, मतलब रिसोर्सेज में इंडिया ने अच्छा स्कोर किया है, इन्फ्लुएंस वाले में इंडिया का स्कोर थोड़ा कम है। और इस रिपोर्ट ने बताया है इंडिया को अंडर अचीवर। अंडर अचीवर का मतलब ये है कि जो जिस हिसाब से इंडिया का जो एक्चुअल इन्फ्लुएंस होना चाहिए रीजन में, जिस हिसाब से इंडिया की जनसंख्या है, जो इस हिसाब से इंडिया के पास रिसोर्सेज है, इकॉनमी है, वो सारी चीज़ें देखते हुए भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। ये आपको ग्राउंड रियलिटी भी देखने को मिलेगा। भाई कुछ पिछले सालों में जो है वो तो थोड़ा बहुत इंडिया की जो इमेज है उसमें सुधार आया है, थोड़ा इंडिया की पहचान ग्लोबल लेवल पे बनी है, थोड़ा सही तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन उससे पहले तो इंडिया की पोजीशन और भी ज़्यादा खराब हुआ करती थी। तो ये जो इन्फ्लुएंस वाला गैप है इसको फिल करना इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम होने वाला है, कि जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके अनुसार हमारा जो एरिया है, जो रीजन है, उसमें इन्फ्लुएंस उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये है एरिया ऑफ कंसर्न। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया की क्या पोजीशन है, कहाँ पे चेंजेस हुए, क्या इंडिया के लिए अच्छी बातें हैं और क्या इसमें कंसर्न वाली चीजें हैं। बाकी फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी अपना ओपिनियन जरूर बताइए, आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और इंडिया की पोजीशन के बारे में। और आपको इस तरह की वीडियो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।